कभी सोचा है आपकी अपनी परछाई से ज्यादा विश्वसनीय इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां आप जाएं वहां जाए, आप जैसे चलें वैसे चले, एक आज्ञाकारी खामोश साथी। लेकिन अगर एक दिन वही परछाई आपकी नकल करना बंद कर दे, अगर वो आपसे पहले मुड़ने लगे, आपसे पहले मुस्कुराने लगे, और अगर वो आपको ये एहसास दिलाने लगे कि अब वो असली है और आप सिर्फ एक छाया रह गए हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही अंधेरे से पैदा हुए डर की है। ये डर ना किसी भूत से है, ना किसी जिन से, बल्कि उस दूसरे से है जो आपके सबसे करीब, बिल्कुल आपके अंदर पलता है। ये कहानी है छाया का हिसाब। जब राहुल अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उस सुनसान पहाड़ी घर लौटा तो उसे लगा वो सिर्फ एक दुखद विदाई ले रहा है। उसे नहीं पता था वो घर पहले से ही एक मेहमान की राह देख रहा था। एक ऐसा मेहमान जो उसकी हर सांस, उसकी हर याददाश्त और उसके चेहरे पर उसकी ही मुस्कान चुराने आया था। तो चलिए दाखिल होते हैं उस घर में जहां हर शीशे में एक सवाल है, हर आवाज में एक धमकी और हर कोने में आपका दूसरा रूप छुपा बैठा है। टैक्सी ने उसे गांव के आखिरी चौराहे पर उतार दिया। आगे का रास्ता संकरा और खड़ा था। राहुल ने अपना सूटकेस उतारा और उस पगडंडी को देखा जो सीधे उसके बचपन की ओर जाती थी। हवा में नमी और चीड़ के पेड़ों की गंध थी। शहर की भागदौड़ से अचानक इस गहरी सन्नाटे में आना। दिमाग अभी भी बेंगलुरु के ऑफिस की मीटिंग्स में फंसा हुआ था, पर दिल में जो एक भारी पत्थर दबा हुआ था वह पिता की उस आखिरी फोन कॉल की याद थी। 3 दिन पहले की। आवाज सामान्य थी, बस इतना कहा था, सब ठीक है बेटा, तो फिक्र मत कर। और अगली सुबह पड़ोसी चाचा का फोन, राहुल तुम्हारे पापा नहीं रहे। घर, या बल्कि उसका खोल, पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जिसकी नीली पेंट अब उखड़कर सफेद धब्बों में तब्दील हो गई थी। चाबी जंग खा चुकी थी। ताला खटखटाने पर ही खुला। अंदर घुसते ही धूल और सीलन की गंध ने सांसों को रोक दिया। सामने का कमरा वैसा ही था। एक पुराना सोफा, टेबल पर पिता के चश्मे पड़े थे और दीवार पर लगा कैलेंडर अभी भी पिछले साल जुलाई का था। एक अजीब सी बेचैनी ने राहुल के पेट में गांठ बांध दी। ये उस दुख से अलग था। ये कुछ ऐसा था जैसे घर उसे अनदेखा कर रहा हो, उसकी वापसी से नाराज हो। कितने दिन से बंद पड़ा होगा, उसने खुद से कहा। आवाज कमरे के खालीपन में सोख ली गई। दिन ढलने तक उसने बस अपना सामान रखा और किचन में जाकर नल चलाया। पानी रुका हुआ था। बाहर हैंडपंप था, उसे चलाना पड़ा। काम करते करते उसकी थकान इतनी गहरी हो गई कि शाम को बिस्कुट और चाय बनाकर खा लिया। बिना पलंग के वहीं फर्श पर चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करने लगा। बाहर अंधेरा गहरा चुका था और पहाड़ों की रात की सन्नाटा बिल्कुल भिन्न होती है। ये कोई शांत सन्नाटा नहीं, बल्कि अनगिनत छोटी छोटी आवाजों से भरा हुआ। झिंगुरों का सुर, दूर जंगल से कोई पक्षी, पत्तियों की सरसराहट। और फिर वो आवाज आई, टिप टिप टिप, स्पष्ट, नियमित, जैसे बाथरूम का कोई नल टपक रहा हो। राहुल ने आंखें खोली। अंधेरा घना था। उसने सोचा शायद हैंडपंप चलाने से कहीं पानी लीक हो रहा है, पर आवाज इतनी साफ थी कि लग रहा था वो इसी कमरे से आ रही है। वो उठा और अपने फोन की टॉर्च जलाई। चिप चिप करता फर्श, उसके पैरों के नीचे से धूल उड़ी। वो बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी में पुराना कमोड, बाल्टी, लेकिन सब नल बंद थे। सब सूखा था। टपकने की आवाज वहां नहीं थी। उसने कान लगाए। सन्नाटा। और फिर वापस लौटते ही जैसे ही उसने चटाई पर पैर रखा, टिप टिप टिप, आवाज फिर शुरू हो गई, अब और जोर से। ऐसा लगा जैसे वो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच हवा में टपक रही हो। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च घुमाई। खाली दीवारें, पड़ी हुई कुर्सी का साया और टेबल पर पड़े उसके पिता के चश्मे, जिन पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक चमक दौड़ गई। वो जम गया। आवाज सुनने की कोशिश करने लगा और तभी अचानक वो बंद हो गई। इतनी अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। सन्नाटा वापस आ गया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कमरा सांस रोके खड़ा है।
राहुल वापस चटाई पर लेटा, पर नींद उड़ चुकी थी। वो छत की ओर देखता रहा। वो आवाज क्या थी? पाइपलाइन की कोई समस्या, या फिर उसकी थकान और दुख ने उसे भ्रमित कर दिया है? बाहर एक उल्लू ने तीखी आवाज निकाली। राहुल ने करवट बदली। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां बाहर का गहरा अंधेरा कांच के शीशे में टकरा रहा था, और उस शीशे में धुंधली सी उसकी अपनी परछाई के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा वो परछाई ने हिलना बंद कर दिया था, जबकि उसने खुद करवट बदली थी। सिर्फ एक पल के लिए, बस एक भ्रम, जरूर भ्रम। उसने आंखें मूंद ली। रात अभी बहुत लंबी थी, और घर जो कभी उसका अपना था, अब एक अजनबी की तरह उसे घूर रहा था। सुबह की कड़क धूप ने कमरे की उदासी को थोड़ा हटाया, लेकिन रात की वो टिप टिप की आवाज अब भी राहुल के कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को समझाया, पुराने घर, पुरानी पाइपलाइनें, दिमाग का खेल। आज का काम था गांव वालों से मिलना, उनका शुक्रिया अदा करना जिन्होंने अंतिम संस्कार में मदद की थी। पहला पड़ाव था पंचायत घर के पास की दुकान, जहां चाचा जगदीश सिगरेट, बिस्कुट और जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज बेचते थे। राहुल को देखते ही उनके चेहरे पर एक असहज दबी हुई सहानुभूति आई। आ गया बेटा राहुल, बैठो। चाचा ने एक प्लास्टिक की कुर्सी की ओर इशारा किया। तुम्हारे बाबू बड़े अच्छे इंसान थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद चाचा, आप सबने बहुत मदद की। पापा के आखिरी दिन वो कैसे थे? कुछ हुआ तो नहीं था? राहुल ने सीधा सवाल किया। चाचा जगदीश ने तुरंत सिगरेट के एक कार्टन को सहलाना शुरू कर दिया, जैसे वो बहुत जरूरी काम हो। अरे क्या बताएं, उम्र हो गई थी, अकेले रहते थे ना। कभी कभी इंसान अकेलेपन में कुछ। वो रुक गए। खैर, तुम ज्यादा दिन रुकोगे? ये टालने का तरीका साफ था। राहुल ने जोर नहीं दिया। ऐसा ही एक पैटर्न हर जगह दोहराया गया। मंदिर के पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, वो तो अक्सर यहां आकर बैठ जाते थे, शांत रहते थे। जब राहुल ने पूछा, क्या वो डरे हुए लगते थे, तो पुजारी जी ने अपना चश्मा साफ करते हुए बस इतना कहा, भगवान ही मालिक हैं। हर व्यक्ति की आंखों में एक झिझक थी, एक बात ना कह पाने की असमर्थता। ये सहानुभूति से ज्यादा डर जैसा लग रहा था। राहुल का भ्रम गहराता जा रहा था। क्या उसके पिता ने कोई गलत काम किया था? पर इन लोगों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह की दया थी, मानो वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों जिसकी मृत्यु दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी अनिवार्य परिणाम जैसी थी। शाम होने को आई थी जब वो अपने घर से 2 गलियां नीचे दुर्गा दादी के घर पहुंचा। दादी उसकी माँ की उम्र की रही होंगी, अब कम सुनती थीं और ज्यादातर अपने आंगन में ही बैठी रहती थीं। उन्होंने राहुल को देखकर एक लंबी सांस ली। बैठ जा लड़का, तेरा चेहरा देखकर लगता है सब कुछ कल की बात है। तेरी माँ वो भी चली गई, और अब तेरे बाबू। दादी की आवाज़ भर्रा गई। राहुल ने वही सवाल दोहराया, दादी, पापा आखिरी समय में कैसे थे? कोई बीमारी थी? दुर्गा दादी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से इधर उधर देखा, मानो कोई सुन रहा हो। उनकी आवाज़ और भी धीमी, एक कंपी लिए हुए हो गई। बीमारी? हाँ, एक तरह की बीमारी तो थी ही। डर बेटा, सफ़ेद डर। वो घर में अकेले कैसे रहते होंगे सोचकर मेरा दिल दहल जाता था। डर? किस बात का डर? दादी ने अपनी साड़ी का पल्लू सहलाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। वो तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन आखिरी कुछ महीने वो बस बैठे रहते थे, बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। राहुल की सांसें धीमी हो गईं। किसका इंतजार? दादी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सा सख्तपन आ गया, जैसे वो कोई राज बता रही हों जिसे बताना उन्होंने 1000 बार तय किया था कि नहीं बताएंगी। तुम्हारे बाबूजी तो बस उसी का इंतजार कर रहे थे, उस दूसरे का। हवा का एक झोंका आया और आंगन के पेड़ के पत्ते सरसरा उठे। दूसरे का? राहुल ने धीरे से दोहराया। हाँ, वो जो उन्हीं जैसा दिखता था।
इतना कहकर दादी ने अचानक बात बदल दी, जैसे उन्होंने एक खतरनाक हद पार कर ली हो। चाय पिएगा? मैं बनाती हूं। राहुल ने मना कर दिया। उसका दिमाग सन्न रह गया था। दूसरा उन्हीं जैसा दिखता था। वो दादी को विदा कहकर चला आया। शाम का पहला अंधेरा आकाश में फैल रहा था। घर की ओर जाती पगडंडी पर उसे लगा जैसे हर खिड़की से, हर दरवाजे की ओट से लोग उसे देख रहे हैं। न सिर्फ तरस खा रहे हैं, बल्कि ये भी जानने को उत्सुक हैं कि अब क्या होगा। क्या वो दूसरा अभी भी इंतजार कर रहा है? और जैसे ही उसने अपने घर का जंग लगा ताला खोला, उसे लगा जैसे घर के अंदर से कोई सांस ले रहा है। उसने पलट कर देखा। खाली पगडंडी, खाली आसमान। पर एक एहसास गहरा होता जा रहा था कि वो जो कुछ भी सामने लाने की कोशिश कर रहा है, वो शायद बहुत पहले ही यहां आ चुका है और शायद अभी तक गया नहीं है। दुर्गा दादी के शब्दों ने राहुल की नींद उड़ा दी थी। दूसरा, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहा था, जैसे कोई कीड़ा अंदर ही अंदर काट रहा हो। सुबह उसने फैसला किया कि वो सिर्फ बैठकर डरता नहीं रहेगा, उसे कुछ करना था। घर को, अपने बचपन के सन्नाटे को समझना था। उसने पिता के कमरे की सफाई शुरू की, वो कमरा जहां वो कभी नहीं गया था, क्योंकि पिता ने हमेशा उसे अपनी अलमारी का सामान इधर उधर हो जाएगा कहकर रोक दिया था। अब उसकी अलमारी खुली पड़ी थी। कपड़ों की गंध के साथ नैप्थलीन की तेज महक आ रही थी। कपड़े निकालते हुए उसके हाथ एक मोटी चमड़े से बंधी हुई पुरानी डायरी से टकराए। वो अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर कुछ स्वेटरों के नीचे दबी हुई थी। राहुल ने उसे निकाला। उस पर साधारण सा रोजनामचा लिखा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये पिता की निजी दुनिया में झांकने जैसा था। वो खिड़की के पास बैठ गया ताकि धूप में पड़ सके। शुरुआती पन्ने सामान्य थे। बाजार के खर्च, मौसम के नोट्स, कभी-कभी राहुल के शहर से फोन आने का जिक्र। लेकिन पिछले 1 साल के लिखे पन्नों पर लिखावट बदलने लगी। सुंदर स्पष्ट लिखावट टूटती, घबराई हुई और कभी-कभी जोर से लिखे गए शब्दों में बदल गई थी। आज फिर वही आवाज, चप्पलों की खड़खड़ाहट। मैंने तो अकेला ही चप्पलें निकाली थीं। बाथरूम का शीशा, उसमें सिर्फ मैं था, फिर भी मुझे लगा पीछे कोई और है। जब मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, शीशे में भी नहीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने पन्ना पलटा। ये मजाक नहीं है, ये सच है। वो मेरी हूबहू नकल कर रहा है। मेरी चाल, मेरा खांसने का तरीका, मैं जहां बैठता हूं वो भी वहीं बैठ जाता है। मैंने उसे दरवाजे पर देखा, बिल्कुल मेरी शक्ल, लेकिन आंखें खाली थीं। यहां पिता की कलम ने कागज को कई जगहों से चीर दिया था, जैसे वो बहुत जोर से दबा रहे हों। अगले पन्ने पर बस एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ था, हर बार और विक्षिप्त अंदाज में। वो मेरा इंतजार कर रहा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। ये पागलपन था, स्पष्ट था। उसके पिता अकेलेपन और उम्र के साथ मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। दुर्गा दादी ने जिस दूसरे का जिक्र किया था, वो सिर्फ एक भ्रम था। इस सोच से उसे एक अजीब सी राहत मिली। डर तो था, लेकिन अब वो समझदारी वाला डर था, एक बीमारी का, वंशानुगत हो सकने वाली समस्या का। पूरा दिन उसने यही समझाने में बिताया कि ये सब एक दुखद भ्रम था। उसने घर को साफ किया, खिड़कियां खोलीं ताकि नई हवा आ सके। शाम को वो चाय बनाकर बैठा हुआ था जब उसकी नज़र बाहर की खिड़की पर पड़ी। संध्या का धुंधला उजाला था। खिड़की के शीशे पर उसकी अपनी धुंधली परछाई झलक रही थी। और तभी उसे महसूस हुआ, खिड़की के बाहर की तरफ सिर्फ 2 फीट की दूरी पर एक और आकृति खड़ी थी। वो आकृति भी उसी तरह बैठी हुई थी जैसे वो अंदर बैठा था। उसके दिल की धड़कन एकदम रुक सी गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। खिड़की के शीशे पर उसकी अपनी परछाई ने भी वही हरकत की, पर बाहर वाली आकृति वो अभी भी वही थी। राहुल धीरे से उठा। उसकी हर मांसपेशी तनी हुई थी। वो खिड़की के पास गया, सीधे शीशे की सतह से आंख मिलाने की कोशिश करते हुए। बाहर की ओर देखने पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली बरामदा और साया फैलाता पहाड़। उसने सांस छोड़ी। बस दिमाग का खेल है। पापा की डायरी पढ़कर
मैं भी वही सब सोचने लगा हूं। वो वापस मुड़कर अपनी चाय की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नजर फिर से शीशे पर पड़ी। इस बार उसकी अपनी परछाई ने उसके साथ पलटकर नहीं देखा। वो अभी भी खिड़की की तरफ मुंह किए बैठे हुए की मुद्रा में थी। राहुल का खून जम गया। उसने तेजी से पलटकर खिड़की की ओर देखा। खिड़की के शीशे पर अब सिर्फ उसका अपना चेहरा था, हैरान और डरा हुआ सा दिख रहा था। बाहर कुछ नहीं था, शीशे में भी कुछ नहीं था। वो वहीं खड़ा रह गया, अपनी ही सांसों की आवाज सुनता हुआ। पिता के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, वो मेरी हूबहू नकल कर रहा है। क्या ये सिर्फ भ्रम था या फिर डायरी में लिखी बातें सच की एक झलक थीं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये सच था तो पिता के चले जाने के बाद अब ये दूसरा किसका इंतजार कर रहा था? अगली सुबह राहुल ने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो खिड़की पर जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ उसकी थकान और डायरी के प्रभाव का नतीजा था। उसने फैसला किया कि वो गांव से कुछ राशन लेकर आएगा और फिर अगले दिन ही वापस शहर लौट जाने की योजना बनाएगा। ये घर, ये यादें, अब इन्हें संभालना उसके बस की बात नहीं रहा। दुकान पर जाते हुए वो अपना फोन चेक करने लगा। नेटवर्क न होने के कारण ईमेल या मैसेज तो नहीं आते थे, लेकिन वो पुरानी फोटोज देख सकता था। तभी उसकी नजर वॉइस मेमोज के फोल्डर पर पड़ी। वो आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करता था। फोल्डर खोलते ही उसे कुछ नए फाइल्स दिखाई दिए जिनके नाम सिर्फ तारीखें थीं, पिछले हफ्ते की। पहली रिकॉर्डिंग चलाई। शुरू में सिर्फ सन्नाटा था, फिर दूर से टपकने की आवाज, वही टिप टिप। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने वॉल्यूम बढ़ाया और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी अपनी ही आवाज, लेकिन थकी हुई, बिल्कुल भीतर से आती हुई, यहां आओ। राहुल ने तुरंत रोक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दूसरी फाइल खोली। इसमें आवाज और साफ थी, बिल्कुल उसकी ही बोली, उसकी ही आवाज का कंपन, लेकिन एक अजीब सी मक्कारी से भरी हुई। देखो तो, वो तहखाने में है, देखने में डर तो नहीं लगता। उसने अपना फोन जेब में रख लिया, जैसे वो कोई जलता हुआ कोयला हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह नामुमकिन था। उसने ये रिकॉर्डिंग्स कभी नहीं बनाई। फोन तो हमेशा उसके पास ही रहता था। क्या कोई नहीं, यहां नेटवर्क भी नहीं था। हैकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। वो दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। चाचा जगदीश से उसे आटा और चायपत्ती देते हुए भी वो चुपचाप था। कुछ हुआ बेटा? चेहरा उतरा हुआ है? चाचा ने पूछा। नहीं, बस थकान है, राहुल ने जल्दी से कहा और पैसे दिए। दुकान से निकलकर वो वापस मुड़ा ही था कि गली के कोने से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। ये कल्लू था, गांव का वही व्यक्ति जिसे सब सीधा साधा कहकर टाल देते थे। उसके कपड़े मैले थे और बड़ी बड़ी आंखें हमेशा किसी दूर की चीज को देखती रहती थी। कल्लू की नजर राहुल पर पड़ी। पहले तो वो मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और अपना हाथ उठाकर राहुल की ओर इशारा करने लगा। नहीं नहीं, कल्लू चिल्लाया। उसकी आवाज में असली कच्चा डर था। वापस जाओ, तुम यहां नहीं आने वाले थे। राहुल स्तब्ध खड़ा रह गया। आसपास से कुछ लोग देखने लगे। कल्लू शांत हो जा, किसी ने आवाज लगाई, पर कल्लू शांत नहीं हुआ। उसकी नजर राहुल के चेहरे पर स्थिर हो गई, फिर उसके ठीक पीछे किसी और चीज पर जो सिर्फ वही देख पा रहा था। उसने जोर से साफ साफ शब्दों में चीखा, दो, तुम दो हो, एक अंदर एक बाहर, दो। उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और भागने लगा, दहाड़ते हुए, दो दो दो। गली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब राहुल पर टिकी हुई थीं। इन नजरों में डर था, अफसोस था और एक स्वीकृति भी थी, जैसे कल्लू ने वो कह दिया हो जो वे सब सोच रहे थे लेकिन कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। राहुल वहां से चला आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तुम दो हो, कल्लू के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फोन में उसकी अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग। क्या वो अभी अपने पिता की तरह हो रहा था?
क्या ये सब उसके दिमाग में चल रहा था? उसे अचानक अपने ही विचारों पर, अपनी यादों पर भरोसा नहीं रहा। क्या कल वो सचमुच खिड़की पर गया था? क्या उसने वो रिकॉर्डिंग्स खुद ही किसी सोमनाम्बुलिस्ट ट्रांस में बना ली थी? वो घर लौटा, दरवाज़ा बंद किया। उसने फ़ोन फिर से निकाला और वो रिकॉर्डिंग फिर से सुननी शुरू की। देखो तो, वो तहखाने में है। उसकी नज़र घर के कोने में पड़े उस भारी जंग लगे ताले की तरफ गई जो तहखाने के दरवाजे को बंद करता था। एक ठंडी चिपचिपी भावना ने उसे जकड़ लिया। क्या वहाँ सच में कुछ था, या फिर ये आवाज़, ये इशारा उसके अपने ही टूटते हुए दिमाग का एक हिस्सा था जो उसे वहाँ ले जाना चाहता था? वो जानता था कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर अब डर दोहरा हो गया था। पहला डर था कि तहखाने में कुछ है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा भयानक डर था कि तहखाने में कुछ भी नहीं है और फिर भी वहाँ जाना चाहता है। ये इच्छा ही सबसे बड़ा सबूत होगी कि वो पागल हो चुका है। अगले 2 दिन राहुल ने खुद को तहखाने के दरवाजे से दूर रखने की पूरी कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो उस जगह को नज़रअंदाज करे तो फ़ोन में आई उसकी अपनी आवाज़ भी चली जाएगी, कल्लू का चिल्लाना भी भूल जाएगा। उसने घर की सफाई जारी रखी, खिड़कियां पोंछी, फर्श साफ किया। ये शारीरिक काम उसे स्थिर रखता था, लेकिन उसका ध्यान हर समय उस भारी जंग लगे ताले पर टिका रहता, जैसे वो एक चुंबक हो। तीसरी रात बारिश शुरू हो गई। हल्की फुहार नहीं, बल्कि पहाड़ों की उग्र ठंडी बारिश। बिजली कड़कती थी और हर बार चमक के साथ पूरा कमरा एक पल के लिए सफ़ेद हो जाता, फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता। बिजली गुल हो गई थी। राहुल मोमबत्ती जलाकर बैठा था। लौ की ललचलाती रोशनी में दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। तभी उसने आवाज़ सुनी, खुरचने की आवाज़, जैसे कोई नाखून लकड़ी के फर्श पर खींच रहा हो। धीमी, लंबी, खर खर। वो जमा रह गया। आवाज़ बाहर के बरामदे से आ रही थी। बारिश का शोर उस पर हावी था, लेकिन ये आवाज़ उससे अलग, उसके अंदर तक काटती हुई थी। वो धीरे से उठा, मोमबत्ती हाथ में ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और फिर बिजली चमकी। उस तेज सफ़ेद रोशनी में बरामदे की खिड़की के सामने एक आकृति खड़ी थी। वो राहुल के ही कद का था, उसी के जैसे कंधे, उसी तरह झुकी हुई मुद्रा, लेकिन चेहरा नहीं था, बस चिकना गहरा धुंधलापन, जैसे कोई मोम की मूर्ति पिघल गई हो। वो आकृति चलने लगी, एकदम राहुल की ही चाल से, लेकिन बिना आवाज़ के, बिना भार के, जैसे कोई खाली कागज़ का पुतला हो। राहुल का खून जम गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये कोई प्रकाश का खेल नहीं था। वो था वही दूसरा। आकृति लिविंग रूम में प्रवेश कर गई, राहुल के पीछे की दीवार के साथ साथ चलती हुई। राहुल मुड़ा और उसका पीछा करने लगा। मोमबत्ती का डगमगाता हुआ प्रकाश उस आकृति को और भी डरावना बना रहा था। वो उसके पीछे पीछे चला, उसके पैर जमीन पर चिपक रहे थे। रुक जा! राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर निकली। छाया ने रुकने का नाटक किया, फिर तेजी से मुड़ी और घर के पिछवाड़े के एक संकरे गलियारे में चली गई। राहुल उसके पीछे भागा, उसकी सांसें फूल रही थीं। वो गलियारा सिर्फ एक ही जगह जाता था, तहखाने के दरवाजे तक, और वहाँ वो आकृति रुक गई। वो सीधे उस भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिस पर जंग लगा ताला लटक रहा था। उसने अपना धुंधला सिर घुमाया, मानो राहुल की तरफ देख रही हो, हालांकि उसके चेहरे पर देखने के लिए कुछ था ही नहीं। और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जैसे धुएं का गुब्बार बिखरता है, वैसे ही वो आकृति हवा में घुल गई। सिर्फ उसकी बनाई हुई ठंड हवा में रह गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया, हाथ में कांपती मोमबत्ती लिए, दरवाजे को घूरता रहा। बारिश का पानी छत से टपक कर उसके कंधे पर गिर रहा था, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर एक ठंड इतनी गहरी बैठ गई थी कि बाहर की कोई चीज़ उसे छू नहीं सकती थी। अब कोई शक नहीं था, कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। उसके पिता पागल नहीं हुए थे। उन्होंने जो कुछ लिखा था, जिस दूसरे का जिक्र किया था, वो सच था। और ये छाया यहाँ थी, ये उसके घर में थी, शायद ये हमेशा से यहीं थी, और इसने जानबूझकर उसे यहाँ इस दरवाजे तक लाकर छोड़ दिया था। राहुल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उस जंग लगे ताले को छुआ। धातु इतनी ठंडी थी कि उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां जल गई हों। वो पीछे हट गया। उसे पता था कि अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता। छाया ने उसे एक संदेश दिया था, एक निमंत्रण, और इस निमंत्रण को ठुकराने का मतलब था उसके पिता जैसी हालत में जीते जी घुटते रहना या उन जैसा ही अंत देखना। पर दरवाज़ा खोलने का मतलब था जो कुछ भी अंदर इंतज़ार कर रहा था, उसे स्वीकार करना।
उसने मोमबत्ती नीचे रखी और अपनी पीठ दरवाजे से सटा गई, मानो वो उसे बचाने के लिए खुद ही उसकी चौकीदारी करेगा। बारिश रुक गई थी, अब सिर्फ टपकने की आवाज़ थी, टिप टिप टिप। लेकिन इस बार आवाज़ उसके ठीक सिर के पीछे लकड़ी के दरवाजे के भीतर से आ रही थी। दरवाजे के पीछे से आती टपकने की आवाज़ ने राहुल को सोने नहीं दिया। वो पूरी रात जागता रहा, एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, क्या वो दरवाज़ा खोलेगा? सुबह होते ही थकान और निर्णयहीनता से ज़्यादा एक गुस्सा उसके भीतर उबलने लगा। गुस्सा इस सब पर, इस छाया पर, अपने पिता की मौत पर और उस डर पर जो उसे अपने ही घर में कैद कर रहा था। उसने घर के टूटे फूटे सामान में से एक लोहे का मोटा गज निकाला जो कभी चारपाई का पाया रहा होगा। उसके हाथों में अजीब सी ताकत आ गई थी। ये डर नहीं बल्कि एक आवेश था। उसे सच जानना था, चाहे वो जो भी हो। वो तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। जंग लगा ताला अब उसे चुनौती देता हुआ लग रहा था। उसने गज को ताले और दरवाजे की कुंडी के बीच फंसाया और अपना सारा भार डालकर जोर लगाया। लकड़ी चरमराई, लोहा टेढ़ा हुआ और एक तेज धमाके के साथ ताला टूटकर नीचे गिरा। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा का एक झोंका बाहर आया। राहुल ने टॉर्च जलाई और दरवाजे को धक्का दिया। जंग लगी कब्जों की चीख ने पूरे गलियारे में गूंज पैदा कर दी। सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रही थीं, पत्थर की, गीली और स्लिपरी। हवा में धूल और नमी का गहरा गंध था। तहखाना उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था। टॉर्च की रोशनी में वहां पुराने सामान के ढेर दिखे, टूटे हुए बक्से, एक पुरानी साइकिल, कुछ खाली शीशियां। लेकिन एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर फाइलों और किताबों के ढेर लगे हुए थे। चारों ओर की दीवारों पर अखबार की कतरनें, हाथ से बनाए गए चार्ट और पहाड़ों के नक्शे चिपके हुए थे। ये एक शोधकर्ता का दफ्तर था। उसके पिता, जिन्हें वो सिर्फ एक साधारण स्कूल टीचर के रूप में जानते थे, वो यहां कुछ ढूंढ रहे थे। राहुल ने मेज पर रखी शीर्ष फाइल खोली। उसमें हाथ से लिखे नोट्स थे, स्थानीय बुजुर्गों से बातचीत के अंश थे। शीर्षक था पहाड़ी लोक गाथाओं में अदृश्य संगी, एक अध्ययन। पन्ने पलटते गए। ज्यादातर बातें सामान्य लग रही थीं, भूत प्रेतों, जिनों चुड़ैलों की कहानियां। फिर उसकी नजर एक अलग फाइल पर पड़ी जिस पर लाल स्याही से लिखा था छाया प्रेत, द मिरर स्पिरिट। उसका दिल जोर से धड़का। उसने फाइल खोली। पिता की लिखावट तेज और घबराई हुई थी, जैसे वो जल्दी जल्दी कुछ दर्ज कर रहे हों। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये एक ऐसी उपस्थिति है जो गहरे अकेलेपन, शोक या पहचान के संकट में पैदा होती है। ये व्यक्ति की अपनी ही छाया से जन्म लेती है और धीरे धीरे उसके रूप, रंग, आदतों की नकल करने लगती है। शुरुआत में ये सिर्फ एक आभास होता है, फिर दिखने लगता है। राहुल ने पन्ना पलटा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो पढ़ता चला गया। अगले पन्ने पर पिता ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे देखना ही इसका भोजन है, सामना करना इसकी शक्ति को 2 गुना कर देता है। एकमात्र बचाव है अनदेखा करना, इसे ऊर्जा न देना। पर यह कैसे संभव है जब यह तुम्हारे सामने खड़ा हो? फाइल के आखिरी हिस्से में एक स्थानीय बुजुर्ग की बात लिखी थी। बाबा कहते हैं, ये छाया तब तक ताकतवर नहीं बन सकती जब तक तुम उसे अपने अंदर आने न दो, जब तक तुम ये ना मान लो कि वो तुम ही हो। ये तुम्हारे ही डर से पलती है, तुम्हारे ही अकेलेपन से जीती है। राहुल ने फाइल बंद की। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरी पहेली अब सामने थी। उसके पिता ने इस छाया प्रेत का अध्ययन किया था और हो सकता है अपने शोध के दौरान अपने ही अकेलेपन और मां की मौत के दुख में उन्होंने इसे निमंत्रण दे दिया हो और फिर ये उनके अंदर घर कर गया। पर सबसे भयानक सवाल अब उभर रहा था, अगर पिता की मौत के साथ ही ये छाया चली जानी चाहिए थी तो ये अभी भी यहाँ क्यों थी? क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी? उसने टॉर्च घुमाई। मेज के दूसरी ओर दीवार पर फ्रेम में लगी एक पुरानी तस्वीर थी। पिता, मां और बीच में छोटा सा लड़का राहुल। उसकी मां की मृत्यु के बाद का ये इकलौता परिवार फोटो था। और तभी टॉर्च की रोशनी के किनारे पर उसने देखा तहखाने की सीढ़ियों के पास खड़े होने का निशान, पैरों के निशान, धूल में 2 जोड़ी पैरों के निशान। एक जोड़ी सीढ़ियों से नीचे आई थी, उसकी अपनी, और दूसरी जोड़ी वही खत्म हो रही थी, जैसे कोई उतरकर वहीं गायब हो गया हो, या फिर जैसे कोई हमेशा से वहीं नीचे खड़ा रहा हो। एक पल के लिए राहुल को लगा कि वो दीवार पर लगी अपनी ही तस्वीर में मुस्कुरा रहा है। उसने तेजी से टॉर्च वहां घुमाई। तस्वीर में सब गंभीर थे, कोई मुस्कुरा नहीं रहा था।
पर उसके पेट के पीछे ठंड बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हुआ, उसने फाइल पढ़ी थी, उसने इसके बारे में और जान लिया था, और पिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, इसे देखना ही इसका भोजन है। उसने जल्दी से फाइल उठाई और सीढ़ियों से ऊपर भागा। तहखाने का दरवाजा पीछे से बंद करते हुए उसने एक बात समझ ली थी, ये छाया उसे खत्म करने नहीं बल्कि उसे बदलने आई थी, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तहखाने से लाई गई फाइल अब राहुल की बाइबल बन गई थी। वो उसे बार बार पढ़ता, हर वाक्य को चबा चबा कर समझने की कोशिश करता। उसने जान लिया था कि उसके पिता का तहखाना कोई अध्ययन कक्ष नहीं बल्कि एक तिजोरी थी। वे इस छाया प्रेत के बारे में सब कुछ जानने के बाद खुद को उससे बचाने के लिए वहां छिपे थे। अंधेरे में उन्होंने उम्मीद की होगी कि इस पर शोध करके, इसे समझकर वे इसे दूर कर पाएंगे, लेकिन अफसोस शोध ने ही उन्हें और गहरे डुबो दिया। हर नोट, हर किंवदंती ने उस प्रेत को और सच्चा और शक्तिशाली बना दिया। इसे देखना ही इसका भोजन है। ये वाक्य राहुल के दिमाग में हथौड़े की तरह पिट रहा था, और उसने तो ना सिर्फ देखा था बल्कि उसका पीछा किया था, उसे जानबूझकर निमंत्रण दे दिया था। अब नतीजा सामने था। पहले यह सिर्फ टपकने की आवाज थी, फिर दूर से दिखती एक आकृति। अब यह उसके साथ रहने लगी थी। राहुल ने पहली बार इसका एहसास तब किया जब वो बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन वहां दो परछाइयां थीं, एक उसकी अपनी, दूसरी थोड़ी देर से हिलती डुलती, जैसे किसी का विलंबित प्रतिबिंब हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर दीवार पर वो दूसरी छाया अब भी थी। उसने अपनी हरकतें बदलनी शुरू की, अचानक से बैठ जाना, तेजी से मुड़ना। हर बार उस छाया को प्रतिक्रिया में थोड़ा विलंब होता, जैसे वो सीख रही हो, लेकिन ये विलंब हर बार कम होता जा रहा था। एक दिन किचन में शीशे के सामने चाय बनाते हुए उसने साफ देखा। शीशे में उसका प्रतिबिंब था, लेकिन उस प्रतिबिंब के ठीक पीछे कमरे के अंधेरे कोने में एक और राहुल खड़ा था। चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन अब उसमें उसी के जैसा कंधों का झुकाव, सिर का हल्का झुकना था। उसने डर कर शीशे पर नजरें गड़ा दीं, और तभी शीशे में खड़े उसके अपने प्रतिबिंब के होंठ हिले, बिना आवाज के, सिर्फ एक फुसफुसाहट की मुद्रा में। उसने चीख मारकर अपना हाथ उठाया। शीशे में उसके प्रतिबिंब ने भी वैसा ही किया, लेकिन कोने वाली छाया ने नहीं। वो अभी भी स्थिर खड़ी थी, मगर अब उसके होठों पर एक धुंधली सी मुस्कान थी। उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने घर के सारे शीशे, यहां तक कि टीवी की काली स्क्रीन को भी कपड़े से ढक दिया, पर इससे छाया और नजदीक आ गई। अब वो उसे महसूस कर सकता था। जब वो बैठता तो पीठ के पीछे एक ठंडी जगह महसूस होती, जैसे कोई उसकी सांसों की गर्मी चूस रहा हो। जब वो सोने की कोशिश करता तो बिस्तर के दूसरी तरफ हल्का दबाव महसूस होता, जैसे कोई उसके बिल्कुल बराबर लेटा हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, वो जोर से बुदबुदाता, आंखें बंद करके। तुम हो ही नहीं। पर यह झूठ था, और छाया को यह झूठ पसंद आया, क्योंकि झूठ भी एक तरह का ध्यान था, एक स्वीकृति थी कि वो वहां है जिसे नकाराना पड़ रहा है। हताशा उबलने लगी। एक दिन उसने घर में चिल्लाना शुरू कर दिया, दिख जा, सामने आ जा सामने। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की प्रतिध्वनि। पर जब वो थक कर चुप हुआ तो उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे बहुत करीब कोई सांस ले रहा है, उसी के सांस लेने की लय में। उसका दिमाग टूट रहा था। वो अब ना तो पूरी तरह से डर सकता था, न ही पूरी तरह से लड़ सकता था। ये छाया अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे उसकी अपनी परछाई। और यही सबसे भयानक बात थी, वो उसे और खुद को अलग अलग देखना भूलने लगा था। रात में जब वो झपकी ले रहा था, उसने एक सपना देखा। वो शीशे के सामने खड़ा था, और शीशे में उसका प्रतिबिंब उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। फिर उस प्रतिबिंब ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और शीशे के इस पार असली राहुल के गाल को छुआ। स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल की आंख खुल गई। कमरा अंधेरा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और उसके गाल पर वो ठंडक अभी भी थी, एक गीला ठंडा निशान, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा वहां रख दिया हो।
वो उछलकर बैठ गया। उसने टॉर्च जलाई और उसके प्रकाश में सामने की सफेद दीवार पर दो साफ साफ परछाइयां पड़ रही थीं, दोनों बैठी हुई मुद्रा में। एक उसकी थी, दूसरी उसकी ही तरह थी, लेकिन उसके इतने करीब कि दोनों की परछाइयां आपस में मिल रही थीं, जैसे सियामी जुड़वां। उसने टॉर्च गिरा दिया। अंधेरे में वो फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक गहरी, पूरी तरह से टूट चुकी हताशा के थे। वो हार चुका था। ये छाया जीत चुकी थी। उसने उसे देख लिया था, उससे लड़ने की कोशिश की थी और हर कोशिश ने उसे और मजबूत बना दिया था। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, जो अंततः उसके पिता ने चुना था। लेकिन राहुल उसके पिता की तरह नहीं था। वो इंतजार करके खत्म नहीं होना चाहता था। अगर उसे जाना ही था तो वो इस छाया को अपने साथ लेकर जाएगा। वो इसे यहाँ अपने खालीपन में किसी और का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो उठा और उसने पिता की फाइल के आखिरी पन्ने को फिर से देखा। एकमात्र बचाव, अनदेखा करना, अब संभव नहीं था। अब सिर्फ एक ही अनदेखा करने का तरीका बचा था, पूरी तरह से अंधेरा। योजना सरल थी, बिल्कुल सीधी। राहुल ने घर के दोनों मुख्य दरवाजों और खिड़कियों को अंदर से लकड़ी के मोटे शहतीरों से बंद कर दिया। कब्जों में ताले जड़ दिए। उसने पिता के पुराने मिट्टी के तेल के डिब्बे ढूंढे, जो अब भी आधे भरे हुए थे। उसकी हरकतें यंत्रवत थीं, जैसे कोई चलती फिरती लाश। डर खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक खाली भयानक शांति ने ले ली थी। वो जानता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो इस चीज को रोक सकता है, अपने अंदर ही दफन करके। पूरे घर में वो अकेला नहीं था। वो इसे हर जगह महसूस कर सकता था। जब वो डिब्बा उठाता तो दूसरी तरफ हल्का सा दबाव महसूस होता, जैसे कोई उसकी मदद कर रहा हो। जब वो दरवाजा बंद करता तो उसे लगता कि कोई दूसरा हाथ भी उसी लकड़ी को पकड़े हुए है। वो और उसकी छाया अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आखिरी काम के लिए मिलकर काम कर रहे थे। सब कुछ तैयार था। उसने आखिरी बार घर के बीचों बीच खड़े होकर नजर दौड़ाई। यही वो जगह थी जहां उसने पहली बार टिप टिप की आवाज सुनी थी। एक विदाई की भावना आई, ना अपने लिए बल्कि उस राहुल के लिए जो कभी यहाँ एक बच्चा था, जो कभी सुरक्षित महसूस करता था। उसने माचिस की डिबिया निकाली। तब उसकी नज़र सामने की बड़ी खिड़की के शीशे पर पड़ी, जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। एक कोने से कपड़ा हट गया था और अब वहां एक साफ शीशा दिख रहा था। उसमें उसका प्रतिबिंब था, थका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। और तभी प्रतिबिंब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह राहुल की अपनी मुस्कान नहीं थी, ये एक अलग विजयी चिकनी मुस्कान थी। प्रतिबिंब की आंखों में वो पागलपन या डर नहीं था जो राहुल के चेहरे पर था, बल्कि एक शांत गहरा संतोष। शीशे में राहुल ने माचिस की डिबिया उठाई और एक तिली जलाई। असली राहुल ने अपने हाथ देखे, वे खाली थे। वो तिली नहीं जला रहा था, ये वो था शीशे में। छाया उससे एक कदम आगे थी। एक पल के लिए असली राहुल के चेहरे पर भी वही मुस्कान फैल गई। ये विडंबना थी, नियति का चक्कर था। वो सोच रहा था कि वो छाया को फंसा रहा है, जबकि शायद छाया ने ही उसे इस बिंदु तक पहुंचाया था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये खत्म होने वाला था, दोनों खत्म होने वाले थे। उसने माचिस की तीली जलाई। छोटी सी लौ ने उसके चेहरे को रोशन किया। शीशे में उसका प्रतिबिंब अब और स्पष्ट और ज्यादा उसका लग रहा था। उसने तीली को मिट्टी के तेल में डुबोए हुए कपड़े के पास ले जाया। हिसाब बराबर, असली राहुल ने फुसफुसाया और उसने आग लगा दी। आग तेजी से फैली, पुरानी लकड़ी और धूल को चाटती हुई। गर्मी और धुएं ने जल्द ही कमरा भर दिया। राहुल आग के बीच में बैठ गया। उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, सिर्फ एक अजीब सी गर्मी और शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखते रहने का आनंद, जो अब पूरी तरह से शांत, संतुष्ट और मुस्कुराता हुआ था। दोनों प्रतिबिंब एक जैसे दिख रहे थे। गांव वालों ने रात के अंधेरे में लपटें देखीं और चिल्लाते हुए दौड़े, लेकिन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जकड़ी हुई थीं। आग बुझाने में घंटों लग गए। जब सुबह हुई तो घर का ढांचा जलकर खाक हो चुका था। सिर्फ काली दीवारें और धुएं से सनी हवा बची थी। चाचा जगदीश और कुछ लोगों ने जले हुए मलबे को हटाना शुरू किया और फिर उन्हें वो मिला, राहुल का शव। वो घर के बीचों बीच फर्श पर बैठी हुई मुद्रा में था। कपड़े जल चुके थे, शरीर काला पड़ गया था, लेकिन चेहरा आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा नहीं जला था और उस चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई विकृति नहीं थी। उसके होंठ कोने पर उठे हुए थे, एक शांत स्थिर मुस्कान में। आंखें बंद थीं, लेकिन उस मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। ये मृत्यु नहीं, बल्कि एक विजय थी। लोग स्तब्ध रह गए। कोई बोल नहीं पा रहा था।
इस तरह की मौत किसी ने नहीं देखी थी। भगवान, ये क्या है? किसी ने हल्के से कहा। दुर्गा दादी वहां खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा पुराना डर था। उन्होंने बस इतना कहा, हिसाब बराबर हो गया। उसी शाम जब सब कुछ शांत हो गया और लोग अपने अपने घर लौट गए तो बुझे हुए घर की एक टूटी खिड़की से एक धुंधली आकृति निकली। ये पहले की तरह बिना आकृति की नहीं थी। अब इसके चेहरे पर साफ साफ राहुल के ही लक्षण थे। उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी मुस्कान ये और सघन और ठोस लग रही थी, जैसे आग ने इसे और पक्का कर दिया हो। छाया ने गांव की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी चाल अब राहुल की चाल जैसी नहीं बल्कि उससे थोड़ी बेहतर, थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये एक नई पहचान के साथ चल रही थी। एक नया इतिहास, नई यादें, राहुल की यादें अब इसकी थीं, और एक नया अकेलापन जो इसे फिर से किसी और के दरवाजे तक ले जाएगा। ये गांव की ओर बढ़ती गई और धीरे धीरे इसके रूप में रात के अंधेरे के साथ एक रूप हो गई। पीछे जले हुए घर की नींव में सिर्फ वो शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा छूट गया था। एक सवाल जिसका जवाब कभी किसी के पास नहीं आएगा कि कौन जीता और कौन हारा, कौन मुक्त हुआ और कौन नए सिरे से जीने के लिए चला गया। राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद उनके पहाड़ी गांव उत्तराखंड के सुनसान घर लौटता है। घर में ही उसे एक अजीब टपकने जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। गांव वाले सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन उसके पिता के अंतिम दिनों के बारे में बात करने से कतराते हैं। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उसे बताती है कि उसके पिता एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। राहुल को पिता की डायरी मिलती है जिसमें वे लिखते हैं कि एक छाया उनकी हूबहू नकल कर रही है। राहुल के फोन में खुद उसकी आवाज की रहस्यमयी रिकॉर्डिंग्स आने लगती हैं। गांव का एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति उसे देखकर चिल्लाता है, तुम दो हो। धीरे धीरे राहुल स्वयं उस छाया को देखने लगता है, एक धुंधली आकृति जो उसी जैसी दिखती है। वह उसका पीछा करता है और पिता द्वारा हमेशा बंद रखे गए तहखाने तक पहुंच जाता है। तहखाने में उसे पता चलता है कि उसके पिता एक लोक कथाओं के शोधकर्ता थे। उनकी फाइलों में छाया प्रेत या मिरर स्पिरिट का विवरण है, एक ऐसी उपस्थिति जो गहरे अकेलेपन और दुख में पनपती है और धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान चुरा लेती है। उसे यह भी पता चलता है कि इस छाया को देखना और इसका सामना करना ही इसे शक्ति देता है। अब छाया और स्पष्ट हो जाती है, राहुल के बिल्कुल पीछे पीछे चलती है, उसकी हर हरकत की नकल करती है। हताश होकर राहुल एक अंतिम योजना बनाता है कि वह खुद को और छाया को घर में बंद करके आग लगा देगा ताकि दोनों का सफाया हो जाए। आग लगाते समय वह खिड़की के शीशे में अपने प्रतिबिंब को मुस्कुराते हुए देखता है। बड़ा ट्विस्ट, अगली सुबह गांव वाले राहुल का शव जले हुए घर से बरामद करते हैं। हैरानी की बात यह है कि उसका चेहरा पूरी तरह शांत और मुस्कुराता हुआ है, जैसे कोई युद्ध जीत कर मरा हो। कहानी का अंतिम दृश्य दिखाता है कि बुझे हुए घर से एक धुंधली परछाई बाहर निकलती है, जिसकी शक्ल अब पूरी तरह राहुल जैसी हो गई है। छाया ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। उसने राहुल की पहचान, उसका रूप और शायद उसकी यादें हथिया ली हैं, और अब वह एक नए अवतार में गांव की ओर बढ़ जाती है, अगले शिकार की तलाश में।